हो सकता है कहीं कहीं पे आगे कुछ आपको याद करने पड़े। तो ये आपके ऐसे माइंड मैप दिए हुए हैं, इसके साइड साइड में आप लोग इनको लिख के कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है इसी वे में। ठीक है, चलो अपने चैप्टर पे तो कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वॉल्यूम सब पढ़ लिया था। तो ये वॉल्यूम सबको याद हो गई थी ना? टाइडल वॉल्यूम कितना था, IRV, ERV, सिर्फ 4 वैल्यूज हम याद करते हैं। बाकी लोग और भी कम बच्चे, अच्छा इतने ही बच्चे आ रहे हैं क्या आप लोगों के? जो लास्ट वीक वाला क्लासेस हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री, कितना स्ट्रेंथ आ रहा है? नो मैम, 35। मैम 40 तक जाते हैं। हाँ 35 केमिस्ट्री और 40। उसमें वो ड्रॉपर वाले, उसमें जेई वाले बच्चे भी आते हैं, इससे थोड़ा वो हाई जाता है। लेकिन हमारे में भी तो काफी, 30 संडे में तो बच्चे आने ही आने चाहिए, बच्चे आते ही नहीं है संडे में। कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है ना यहाँ पे? दीक्षा कश्यप मेरे को लग रही है जो नहीं आती थी। शाहिस्ता एंड TS कौशिक, आप लोग नए हो क्या? अब हमें टॉपिक स्टार्ट करना है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एग्जैक्टली गैसेस का एक्सचेंज होता किस वे में? लास्टली लंग्स के बारे में हमने पढ़ा था पूरा का पूरा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें एक चीज पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो ये तो पूरी लंग्स तक की कहानी है। अब हमें क्या करना है, इसी ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कराना है? एक कॉन्सेप्ट समझाओ, सिंपली समझना। कुछ समझ में आया कैसे बनाया मैंने डायग्राम? यस मैम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल किया, ठीक है। ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई हो रखा है और दीज आर योर ब्लड वेसल्स, ये आपके ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है नहीं होता है? यस हीमोग्लोबिन मैम। यस मैम। और क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग होगी वो क्यों होगी? बिकॉज लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। डिफ्यूजन के थ्रू आपका ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड वेसल के, और ब्लड वेसल के अंदर उसको मिलेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ठीक है। अब यही ब्लड वेसल्स यहाँ से निकल गई, ये आपके हार्ट का कौन सा साइड है? दिस वन। ये आपका, मेरा हैंड कौन सा? लेफ्ट हैंड है ना, तो ये हार्ट का राइट, राइट। अपोजिट होता है हमारे हैंड्स के बिल्कुल अपोजिट। ये मेरा राइट हैंड है तो इस इधर साइड जो हम बनाएंगे वो लेफ्ट पोर्शन होगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो सामने राइट बनाएंगे हम इसके, ऐसे याद रखना। तो हमेशा हार्ट के अंदर जो राइट साइड होता है वो कैसा ब्लड एक्सेप्ट करता है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। देखो रेड कलर से मैंने ऑक्सीजनेटेड बना दिया डॉट डॉट करके और डीऑक्सीजनेटेड को बना दिया। तो ये वाला कौन सा ब्लड है मेरे पास? दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ना। डीऑक्सीजनेटेड।
डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन दिया है अभी हमने इसको, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजनेटेड हुआ, Oxygenated. ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजनेटेड हुआ, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आएगा। फिर यही हार्ट क्या करेगा? अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पूरी बॉडी का मतलब उसको कहाँ तक लेके जाना है? बॉडी के टिश्यूज तक लेके जाना। टिश्यू। टिश्यूज के अंदर चल रहा होता है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? C6H12O6 ब्रेक होगा किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनना आएगा? ATP बनना आएगा। तो इसका मतलब हमारे जो टिश्यूज है उसके पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रखी है, और ये जो ब्लड यहाँ पे लेके आ रहा है इसके पास क्या हुआ? ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगी, CO2 ब्लड वेसल के अंदर चली जाएगी, चली जाएगी नहीं? तो अब ये कैसा ब्लड बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? राइट। राइट हार्ट में आएगा। अभी राइट हार्ट इसको कहाँ पे लेके जाएगा आपका? वापस लंग्स के पास लेके जाएगा। और अब लंग्स के पास लेके जा रहा है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, तो CO2 यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। यस मैम। तो सिर्फ मैकेनिज्म क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे? एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो टॉपिक इन्होंने बताया ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम यही बात करेंगे कि भाई मेरे पास जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का 100% ऑक्सीजन है, उसमें से कितना परसेंट आपका हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर जाता है, कितना परसेंट किस फॉर्म में जाता है। ऐसे CO2 के बारे में बात करेंगे कि CO2 किस फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को लंग से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है, और पूरी बॉडी के सेल्स में, उनके टिश्यूज में जो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बनता जा रहा है उस CO2 को लंग्स के थ्रू बाहर निकलवाना है। सिर्फ यही तो मैकेनिज्म करना है। पूरा Yes, ma'am. यस गुंजन बताओ। मैम हार्ट की साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा या ऑक्सीजनेटेड? हार्ट के देखो हमेशा याद रखना इसका, इधर हमारा राइट साइड होता है, इधर हमारा लेफ्ट साइड होता है। राइट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा सही काम करता है, लेकिन यहाँ के केस में हमेशा ये ऑक्सीजनेटेड और ये। मैम एक बार सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन कर दीजिए दोबारा से। सेलुलर रेस्पिरेशन पता है? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यस सेल के अंदर जब ये प्रोसेस चल रहा होता है दिस इज नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसका पूरा उसमें पढ़ते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, वो वाला मैकेनिज्म है। ग्लाइकोलाइसिस चलता है, एसिटाइल कोए बनता है, क्रेब, वो पूरा का पूरा आपका साइकिल रन होता है, एसिटाइल कोए वाला क्रेब साइकिल, वो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। मैम अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाए तो? इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन है और सिर्फ रेस्पिरेशन है, हाँ कोई डिफरेंस नहीं है। रेस्पिरेशन हमेशा सेलुलर होता है, सेल के अंदर ही होगा। ठीक है। दो टाइप से हम रेस्पिरेशन को बोल सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर चल रहा है, ये जो बाहर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है ना, इसको भी कभी कभी रेस्पिरेशन बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है मैम। आगे सबको समझ में? यस मैम। हमें लंग्स की चेक करना है कि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी है, उसका मीजर वॉल्यूम चेक करना है कितना ऑक्सीजन CO2 है। कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मीजर करते हैं उसको? कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लंग्स की कैपेसिटी, वॉल्यूम्स इन सबको मेजर करते हैं? पायरोमीटर। स्पायरोमीटर। वेरी गुड, याद रखना है इसको। ठीक है, अब एक चीज आता है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीजन है, CO2 है। अब ये ऑक्सीजन और CO2 का ना पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग चलता है ये पूरा प्रोसेस। तो अब देखना जरा पार्शियल प्रेशर क्या होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, बिकॉज हमें पता है मेरे आसपास जो एयर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस मिक्सर, तो उस गैस के अंदर पर्टिकुलर CO2 या ऑक्सीजन, इसका प्रेशर कितना है, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है, मतलब एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर अगर मैं चेक करना चाहती हूँ पूरा मिक्सचर से, तो उसको कैसे निकालेंगे? लेट सपोज मेरे को पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी परसेंट ऑक्सीजन होती है 21%, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 159 mmHg। ऐसे ही अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालने के लिए बोल दे कोई, 760 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 100, ये निकाल देना। ऐसे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बोल दे कोई, 760 कितना होता है नाइट्रोजन, 78/100, 78% होती है ना, ये निकाल देना। सो दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना है पूरा मिक्सचर ऑफ गैसेस में, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg होता है। देखो उसको जल्दी जल्दी से। या Yes, ma'am. अब देखो, अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब N2 की परसेंटेज याद रखनी पड़ेगी। वो तो याद रही जाती है, हमको 3 की याद रख लेना बस, CO2, O2 और N। ये पता है मैंने, ये क्वेश्चन नहीं आता वैसे ज्यादा, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 159 क्या है, 104 क्या है, 40 क्या है, इसलिए बताया मैंने आपको ये पार्शियल प्रेशर निकालना। ओके मैम। पढ़ो अब इसको, एनसीईआरटी ओपन कर लो सबके सब, अपना हाईलाइट करके चलना। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन आ सकता है विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि गैस को हम दो हमने जोन पढ़े थे, एक था कंडक्टिंग जोन, एक था रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ तक था आपका, कहाँ तक के पार्ट को कंडक्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक या इनिशियल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल। और वो जो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स थी इनकम्प्लीट रिंग, वो कहाँ तक प्रेजेंट थी, इनर्शियल। इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल तक इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स थी, और कंडक्टिंग जोन टर्मिनल तक। याद रहेगा ना ये। यस मैम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में होता है, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है, और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। अभी कंपेयर करके दिखाया पूरा डायग्राम से, 2 बार हो रहा है, नहीं हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू। तो O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट। किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होती थी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और किसकी वजह से होता था, क्योंकि वहां पे एक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रखवाना होता था हमको, एज वेल एज solubility of gas as well as thickness of the membrane involved in diffusion are also important factor that can affect the rate of diffusion. This is very important line कि आपके exchange of gases को, rate of diffusion को कौन कौन से factors affect कर सकते हैं। तो जिस membrane के through diffuse हो रहा है, let's suppose मैंने उसी membrane की thickness बढ़ा दिया, तो क्या गैस diffuse हो सकता है, नहीं हो सकता ना। No, ma'am. सेकेंड, तो पहला थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट करेगा हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, कि आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका ब्लड के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है, CO2 सॉल्युबल है या नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगी। सेकेंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट करेगी। दीज आर द 2 फैक्टर जो कि अफेक्ट करेंगे।
और इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और थर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कर सकता है ना? आगे पढ़ो क्या लिखता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल, जो अभी मैंने आपको बताया, एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या है, किसमें? मिक्सचर ऑफ गैसेस में, इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का लिखेंगे तो PO2 से, CO2 का लिखेंगे तो PCO2 से। पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस, एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन, ये इन्होंने यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमेशा जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। यस मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. रेस्पिरेटरी गैसेस दे रहा है। तो लेट सपोज हमारे पास भाई एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली एयर से एल्वेलाई के अंदर तभी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? होगी ना। और अब हमें एल्वेलाई से कहाँ भेजना है इसको? ब्लड के अंदर भेजना है। एल्वेलाई से ब्लड के अंदर, तो एल्वेलाई का ज्यादा होना चाहिए, ब्लड का उसके कंपैरिजन में और कम होना चाहिए। तो देख लो जरा, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों का कम है। एज वेल एज हमें अब ब्लड के अंदर आ गया है, और ब्लड से अब किसके पास भेजना है? टिश्यू के पास भेजना है, नहीं भेजना है? तो टिश्यू को उससे भी ज्यादा कम होना चाहिए, तभी वहां पे हाई से लो। तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इन दोनों को अभी मत ध्यान रखना, सिर्फ इतना याद रखना एल्वेलाई से कंपेयर करना। डीऑक्सीजनेटेड का और कम है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है वो, ऑब्वियसली उसके अंदर ऑक्सीजन को तो कम हो गई होगा, ऑक्सीजनेटेड में ज्यादा होगा, टिश्यूज का उसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन जब हम CO2 की बात करेंगे, CO2 को मेरे को रिवर्स कराना है, टिश्यूज से बाहर निकालना है, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? टिश्यू का होना चाहिए, तभी टिश्यू से वो ब्लड में डिफ्यूज होगा 45। फिर ब्लड से हमको कहाँ लेके जाना है? एल्वेलाई के अंदर लेके आना है, एल्वेलाई के अंदर और कम चाहिए, और एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करना है, तो एटमॉस्फेयर का और ज्यादा कम होना चाहिए। यस मैम। रिवर्स ऑर्डर है या नहीं है? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. इनको याद रखना है प्रेशर्स को आप लोग। अब 159 और 0.3 ये तो हम निकाल ही लेंगे, 7 अगर लेट्स सपोज याद भी नहीं रहता है, 760 इंटू 21/100 करके 159 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम आपका CO2 का निकाल के भी आ जाएगा 0.3, 0.03 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 720 करके। और याद रखना टिश्यूज का याद रखना, टिश्यूज में ऑक्सीजन वाले की बात करेंगे 40 होगा, CO2 वाले की बात करेंगे 45 होगा। सेम ही डीऑक्सीजनेटेड जैसा टिश्यूज के अंदर है, सेम डीऑक्सीजनेटेड के अंदर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में टिश्यूज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिट्टो सेम है दोनों। एल्वेलाई वाला सिर्फ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। एल्वेलाई वाले में क्या है? ऑक्सीजन का 104 है एंड CO2 का 40 है। तो जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे या कहीं पे भी स्टिकी नोट्स वगैरह अगर आपने बना रखे होंगे तो वहां पे इन प्रेशर्स को जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है। जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, वो यही है, देखो एल्वेलाई में कितना है आपका 104, और एटमॉस्फेयर में कितना था 159 mmHg, तभी एटमॉस्फेयर से कहाँ पे आया? एल्वेलाई में, और फिर एल्वेलाई से किसके पास आएगा? ब्लड के अंदर आएगा। ब्लड का कितना था? ब्लड का उससे भी ज्यादा कम होना चाहिए, फिर वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। पूरा का पूरा डायग्राम इन्होंने बना के दिया हुआ है। इस डायग्राम की एक एक लेबलिंग आप लोगों को आनी चाहिए कि इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, एल्वेलस दिखाया हुआ है। यहाँ पे PO2 की जगह A लिख देंगे, PO2 इज इक्वल्स टू A की, बताओ PO2 का प्रेशर यहाँ पे कितना है, PCO2 का प्रेशर को यहाँ पे B लिख देंगे, बताया ये क्या है। ये इधर साइड मेंशन कर देंगे कि लेबलिंग करो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज योर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है? आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, और वेन ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। अगर आप लोगों ने मुझसे ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को बताई थी ये वाली चीज भी कि आर्टरी जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और वेन डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी नाम बड़ा है ना, ज्यादा स्पेलिंग से उसके अंदर, सेम डीऑक्सीजनेटेड के अंदर भी ज्यादा है,
तो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब हम लंग्स के केस में बात करते हैं उसका वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। लंग्स के केस में अपोजिट हो जाता है ये, ऐसे याद रख लो। ये तो उसका पूरा मैकेनिज्म भी होता है, जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए याद रखना, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम टिश्यूज से ब्लड में जाएगा एंड ब्लड से कौन सा जाएगा टिश्यूज से ब्लड में? टिश्यूज से ब्लड CO2 जाएगा ना, यस मैम। ब्लड से Yes, ma'am. alkaline। अब जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है, अब वो सॉल्युबिलिटी की बात करें, हमने एक चीज देखी थी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और सेकंड वन क्या था हमारे पास? solubility, सॉल्युबिलिटी। तो एक लाइन यहाँ पे मेंशन करना कि जो आपका डिफ्यूजन होता है ना of CO2 is 20 times faster than O2। CO2 का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, और कितना फास्ट होता है? 20 टाइम्स फास्ट होता है। ये स्टेटमेंट वाली लाइन है, याद रख। और अगर हम ऑक्सीजन के डिफ्यूजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का 3% डिफ्यूजन प्लाज्मा के थ्रू होता है, और बाकी 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम CO2 की बात करेंगे, CO2 का 20 से 25% किसके थ्रू होता है? RBC के थ्रू होता है, 75% बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है, एंड रेस्ट 7% प्लाज्मा के थ्रू होता है। ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली परसेंटेज पूछे जाता है किसके थ्रू कितना परसेंट होता है। ये कहीं कहीं पे 75 की जगह 70% भी इसको लिख के दे देता है। लिख रहे हो आप लोग या शांति बैठे हो सबके साथ? हम लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं। done ma'am, अब पढ़ो ये लाइन। क्या बोलते हैं कि भाई जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है कितनी बताई मैंने आपको? 20%। तो एनसीईआरटी लिखा है 20 से 25% हायर है किसकी कंपैरिजन में? ऑक्सीजन की कंपैरिजन। Oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the plasma membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। ये बोलता है क्योंकि इनके जो पार्शियल प्रेशर में होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब यहाँ से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आ गया। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। सबसे पहले आती है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई किससे मिलके बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये आपकी बनी होती है। जैसे कि अब यहाँ पे ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका पूरा एल्वेलाई है, और ये एल्वेलाई की आपकी एल्वेलर वॉल जो कि कैसी है? 1 सेल्ड थिक इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपकी बनी होती है किससे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो पहली मेम्ब्रेन ये हुई। सेकंड, एंडोथीशियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। सेकंड मेम्ब्रेन होती है आपकी एंडोथीशियम लेयर एल्वियोलर कैपिलरीज की। तो ये आप देखना यहाँ पे ये वाली, ये यहाँ पे जो बाहर ये आपकी सेल्स दिख रहा है ना ऐसे, इस वाली लेयर को लिखना, दिस इज योर एंडोथीशियम of alveolar capillaries। थर्ड वन लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों लेयर्स के बीच वाला जो येलो वाला पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है आपकी ए सेल्यूलर होती है। आई गेस ये कैपिलरीज वाला ना, ये वाला है ब्लड कैपिलरी का। देखो इस डायग्राम को ऐसे बना लेना आप लोग।
ये आपके एल्वेलाई, दिस इज योर ब्लड कैपिलरी, और बीच में आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड, एंड दिस वन इज थर्ड. फर्स्ट कौन सा आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड आपका किससे बना है एंडोथीशियम और ब्लड कैपिलरी. एंडोथीशियम. मैम एंडोथीशियम ऑफ, हाँ बेटा बोलो. मैम बुक में ये बेसमेंट सब्सटेंस नाम दे रखा, बेसमेंट आप जो बोल रहे हो वो तो बोल नहीं रखा. बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, ये सब्सटेंस बोल रहा है, मेम्ब्रेन बोल लो. मेम्ब्रेन इसलिए, सब्सटेंस इसलिए बोला है बिकॉज ये ए सेलुलर होता है, सेल ठीक से है. मिलके नहीं बना होता ये. तो इन तीनों की जो थिकनेस होती है वो मिलीमीटर से भी कम होती है. तीनों की थिकनेस मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है. Therefore, all the factors in our body are favorable. किसके लिए फेवरेबल है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई से टिश्यू में और CO2 का टिश्यू से एल्वेलाई में. मतलब जितनी भी ये चीजें बनाई गई कि एल्वेलर मेम्ब्रेन को इतना ज्यादा थिन बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है? जस्ट बिकॉज डिफ्यूजन पॉसिबल हुआ है. ये जो पार्शियल प्रेशर का इतना ग्रेडियंट बनाया गया है कि लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर आपका कम है, फिर टिश्यूज के अंदर और ज्यादा कम है, ब्लड्स के अंदर और ज्यादा कम है. ये किस लिए बनाया गया है? ताकि डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाए. ठीक है. अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, सर्फेक्टेंट्स क्या होता है? इन्हीं मेम्ब्रेन्स के पास जहाँ पे डायग्राम बनाओगे ना, इसी डायग्राम के पास लिख लेना कि आपके जो सेल्स दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऐसे, इन सेल्स को हम बोलते हैं एल्वियोलर टाइप 2. एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स, ये कि आपके ये क्या काम करते हैं? एकदम सर्फेक्टेंट्स की तरह वर्क करता है. सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं? यहाँ पे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली क्या हो जा रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है. तो एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स आपका यहाँ पे सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करेंगे, जो कि आपका सरफेस टेंशन को रिड्यूस कराने का काम करेंगे. अगर ये आपको सर्फेक्टेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ ले कि जो सर्फेक्टेंट से किससे बने होते हैं, ये आपके लेसिथिन से मिलके बने होते हैं. लेसिथिन पढ़ा है ना बायोमोलिक्यूल चैप्टर में. दिस इज अ फॉस्फोलिपिड. हाँ. ये लिखो. हो गया मैम. देखो, अब हम बढ़ रहे थे कि एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस वजह से पॉसिबल हो पाएगा. वो हमने पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करेंगे, वो हमने फैक्टर्स पढ़ लिए. अब हमें पढ़ना है कि इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले लिखा दिया. ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू होगा, चाहे ऑक्सीजन हो या फिर CO2 हो. ऑक्सीजन में 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? RBC के थ्रू होता है. रेस्ट 3% किसके थ्रू होता है? आपका प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन, उसके थ्रू होता है. CO2 में 20 से 25% जो होता है वो आपका RBC होता है. 70 से 75% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, एंड अराउंड 7% आपका प्लाज्मा की स्टेट में होता है. ये पूरा का पूरा पैरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या है? डेटा है. डालते हैं. संध्या म्यूट कर लो प्लीज. ये पूरा डेटा है, तो भूलेंगे क्या हम? डेटा ऑक्सीजन वाला तो याद रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन CO2 वाले में हो सकता है, याद रखोगे हो जाएगा. इसलिए 20 से 25% RBC, 70 से 75% बाइकार्बोनेट एंड 7% प्लाज्मा. ठीक है. ओके नेक्स्ट मैम. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस.
ऑक्सीजन का सबसे पहले पढ़ेंगे, ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमें पता है कि भाई ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होता है, ब्लड होता है। ब्लड के अंदर भी कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है आरबीसी के अंदर। अगर आप हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। इसके अंदर एक ग्लोबिन पार्ट होता है जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, जिसको आपका कौन खाता है, ग्लोबिन को, मलेरिया की साइकिल में पड़ता है। हाँ, मलेरिया के साथ जो स्पोरोजोइट्स होता है फीडिंग स्टेट में सारा ग्लोबिन वाला पार्ट खा लेता है और हीम वाला पार्ट इसके बच अंदर जाता है। फीवर आता है। और इसके पास 4 आयरन होता है। और देखो, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन है, तो एक हीमोग्लोबिन एक टाइम पे कितनी ऑक्सीजन लेके जा पाएगा, 4 ऑक्सीजन ना। चार। Yes, ma'am. तो दैट कैन कैरी 4 ऑक्सीजन। एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन ये ले पाएगा। तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्सिबल मैनर, कि भाई मैम हीमोग्लोबिन सही होता है ना, जो मतलब कि दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ कहाँ पे होगी, लंग्स में होगी ना। हाँ। और फिर इस हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अपने आप को डिसोसिएट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी ऑक्सीजन टिश्यूज को दे पाएगा। तो इसका डिसोसिएशन कहाँ पे होगा, टिश्यूज के अंदर होगा। Yes, ma'am. बाइंडिंग लंग्स में और डिसोसिएशन टिश्यूज में, तो हुआ नहीं हुआ रिवर्सिबल मैनर। Yes, ma'am. तो इसीलिए क्या बना लेता है ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर जो मैंने आपको बताया भाई 4 आयरन होता है इसके पास, ये क्या कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स लेके जा सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स लेके जा सकता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कैसे करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। कि एक जगह पे पार्शियल प्रेशर कम है, ब्लड के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, तभी वो बाइंड कर पाएगा उसके साथ, एल्वेलाई से ब्लड में डिफ्यूज होगी ना। पार्शियल प्रेशर, CO2 का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। इस लाइन को हाईलाइट करो, फिर समझाते देखो क्या लिखते हैं। ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और वहां पे किसकी रिस्पेक्ट में करेगा, पार्शियल प्रेशर को ध्यान में रख के। लेकिन वहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है या ज्यादा है, जिस एरिया में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो रही है उस एरिया की बात कर रहे हैं कि उस एरिया में CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है। ये भी फैक्टर है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में इंटरफेयर इंटरफेयर करते हैं। कर सकते हैं। लाइन समझ में आई ना सबको। यस मैम। फिर देखो क्या बोलता है, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। एक सिग्मोइड कर्व हमारे पास बन के आता है जब हम परसेंटेज सेचुरेशन निकालते हैं किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, और किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, पार्शियल ऑक्सीजन। दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने वाला कर्व है, और ये यूजफुल किसमें होता है, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, जो बाकी के फैक्टर्स है PCO2, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, इन फैक्टर्स को, ये फैक्टर हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये फैक्टर ऑक्सीजन बाइंडिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है उसको स्टडी करने में ये ग्राफ हेल्प करता है। तो क्वेश्चन, ग्राफ किस चीज में हेल्प करता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये फैक्टर ज्यादा कम होंगे तो ऑक्सीजन बाइंडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा ये प्लॉट देखो, इसमें क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, और वाई एक्सिस पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, 40%, 25। तो यहाँ पे जो है ना ये आपका परसेंटेज में 20, 25, 20, 40, 60, 80, 100। अब एक चीज देखो, अब ये जो कर्व है सिग्मोइडल कर्व है, ऐसे शेप में, सिग्मोइडल कर्व इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर 2 शिफ्ट्स आती है, एक होती है इसका जब ये आपने राइट शिफ्ट, और एक होती है इसके अंदर
लेफ्ट शिफ्ट. दिस इज योर राइट शिफ्ट ना. यस मैम. ऐसे ही अपनी एनसीईआरटी में बना लेना जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ. दिस इज योर राइट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट. राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ना. तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये कब राइट शिफ्ट दिखाएगा और कब लेफ्ट शिफ्ट दिखाएगा. ठीक है. इसके लिए एनसीईआरटी के साइड में लिखना, एक साइड लिख लो लेफ्ट शिफ्ट, साइड लिख लो राइट शिफ्ट. जो आपकी लेफ्ट शिफ्ट होती है इसको हम बोलते हैं आपका हेल्डन इफेक्ट एंड राइट शिफ्ट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट. यस मैम. लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा. राइट शिफ्ट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन. डिसोसिएशन होगा. अब सिर्फ इतना डेटा याद रखना, बाकी के जो फैक्टर्स है ना वो खुद याद हो जाएंगे. पहले वाला ध्यान से अभी लिखना मत, अभी समझ लो सिर्फ और सिर्फ क्या है. हमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनवाना है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बनेगा, टिश्यूज में बनेगा. लंग्स में. लंग्स में बनेगा. तो ये जो हेल्डन इफेक्ट है लेफ्ट शिफ्ट है कहाँ पे होगा आपके, लंग्स में. लंग्स में. और डिसोसिएशन कहाँ पे होगा. टिश्यूज में. तो राइट शिफ्ट हमेशा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, फोर्स इफेक्ट में. टिश्यूज में और बहुत से इफेक्ट में. ठीक है. अब मेरे को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग करानी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए ना, यस मैम. और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होना चाहिए. यस मैम. यहाँ पे डिसोसिएशन कराना है तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा. हाई होना चाहिए. CO2 कैसी गैस है, एसिडिक गैस है. यस मैम. अभी एसिडिक गैस कम है, पीएच हाई होगी या लो होगी. मैम होगी. हाँ सॉरी, हाँ लो ही तो होगी. हाई होगी ना. हाई होगी. TCO2 कम है, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाई पीएच का मतलब होता है बेसिक. अब हाँ. कैसा नेचर है यहाँ पे, बेसिक नेचर है. बेसिक नेचर में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगी, कम. मैम कम होगी. होगी. CO2 ग्लोबल वार्मिंग कराता है, ग्लोबल Yes, ma'am. वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ा देता है. तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा. टेम्परेचर कम होगा ना मैम. कम होगा. यस, क्योंकि CO2 कम है. और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ लिख दो, CO2 ज्यादा है एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन तो पीएच कम हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगा. एसिडिक नेचर में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और CO2 ज्यादा है, हीटिंग इफेक्ट करेगी, बढ़ेगा. ज्यादा हो जाएगा. आ गया समझ में. यस मैम. भाई ये यहाँ तक तो हमें पता था. अब लेट सपोज लंग्स के अंदर पीएच हाई है तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा. लेट सपोज पीएच कम हो गई तो डिसोसिएट हो जाएगा. हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो फॉर्मेशन हो जाएगा. हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो आपका डिसोसिएशन हो जाएगा. टेम्परेचर भी अफेक्ट कर रहे हैं. तो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं इस ग्राफ से. मैम समटाइम्स ऐसा भी होता है जैसे कि ये हाई और लो जा रहा है हमारा ऑक्सीजन का रेट, तो इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर वगैरह पे भी तो इफेक्ट करता होगा. जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा हायर डिमांड हो गई बॉडी को. बॉडी में ऑक्सीजन की हाई डिमांड. ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, द प्रेशर बाय विच ब्लड फ्लो. वो प्रेशर है, ब्लड किस प्रेशर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है. ये गैस का पार्शियल प्रेशर है, गैस का. अच्छा मैम, ये जो कर्व वाला हमें दे रखा है इस बुक में, ये मॉडरेट है ना, बीच वाली लाइन मॉडरेट दिखा रखी है ना. बीच वाली मॉडरेट है. मैम 2 मिनट के लिए वही स्क्रीन लगाना. तो अब ये लिखने के बाद अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगी.
मैम डन। सबका क्लियर हो गया? यस मैम। जी अब पढ़ना जरा। सोनी रह गया क्या आपका? डन। पढ़ो जरा एक बार इसको। देखो, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर मतलब लंग्स वाली बात करें, वेयर देयर इज हाई PO2, PO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लो ये है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम है, एंड टेम्परेचर भी लो है। द फैक्टर, ये फैक्टर किसके लिए है? ऑल आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। जबकि टिश्यूज में लो PO2 है, हाई CO2 है, हाई H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर, तो ये सारे के सारे क्या करा रहे हैं? डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स के अंदर, एंड डिसोसिएट कहाँ पे हो जाता है? टिश्यू के अंदर, क्योंकि ये वाली कंडीशन वहां पे मेंटेन रहती है। अभी जो लास्ट लाइन इन्होंने लिखी है इसको अलग से हाईलाइट कर, देखो क्या बोल रहे हैं कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज तक अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एक बार में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन वैसे आज तक आए तो है नहीं, लेकिन आने को आ भी सकता है। तो इस वाली लाइन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ऐसे लिख लेना, 100 ml कितना लेके जाएगा? 5 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। देखो, अब अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, ग्राफ में थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आएंगी। जो इन्होंने परसेंटेज सेचुरेशन, आपको पता है परसेंटेज सेचुरेशन कैसे निकालता है? परसेंटेज सेचुरेशन जो इन्होंने दिखाया हुआ है, परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब ये है कितने नंबर ऑफ O2 अटैच हुए, नंबर ऑफ O2 अटैच्ड विद hemoglobin into 100 divided by total number of O2 that can attach with hemoglobin. Total number of O2 can attach. तो लेट सपोज हमारे पास पहले एक O2 अटैच हुआ, टोटल कितने अटैच हो सकता है? 4 इंटू 100, तो परसेंटेज सेचुरेशन कितना आएगा? 25%। बताओ। यस मैम। 25%। तो इस 25% का मतलब समझते हो क्या हुआ? इस 25% का मतलब ये है कि अगर मेरे पास टोटल 100% ऑक्सीजन है ना, तो उस 100% ऑक्सीजन में से 75% ऑक्सीजन तो भी ब्लड के अंदर है, और 25% ऑक्सीजन किसके पास जा चुकी है? टिश्यू के पास जा चुकी है, टिश्यू के पास जा चुकी है। ऐसे ही लंग्स वाले में बात कर लेना, टोटल 100% ऑक्सीजन है, तो आपकी 25% तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना चुकी है, और 75% अभी लंग्स के अंदर है। कितना बाइंडिंग हुआ, कितना परसेंट बाइंडिंग हो चुका है? लंग्स के केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है, टिश्यूज के केस में टिश्यूज तक कितनी बाइंड होके जा चुकी है, वो बता रहा है कि अगर पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पे देख रहे हो आप 20 है, तो कितना है यहाँ पे? 20 और 40 के बीच में ये 30%, और यहाँ पे आपका ये 40 पे अगर आप देखें तो ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे? अराउंड 75%। फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे इसका 60 पे कितना दिखा रहा है आपका? 70%, अराउंड 75% के आसपास। ये पूरा है, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन आएगा मैंने आपको बता ही दिया है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, परसेंटेज सैचुरेशन का फॉर्मूला पूछे वो बता दे। एक और बार क्लियर कर दो। कल पे कैसे आता है समझ नहीं। सिग्मॉइडल?
देखो बेटा, सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कितने O2 अटैच हुए हीमोग्लोबिन के साथ इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल अटैच हो 1, टोटल कितने अटैच हो सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 100, 1/4 इंटू 100 कितना आया 25% आया। तो इसका मतलब आउट ऑफ द 100% 25% टिश्यूज तक जा चुकी है ऑक्सीजन, 75% कहाँ पे अभी, ब्लड के अंदर। ठीक है, ऐसे याद रख। अगर 2 मॉलिक्यूल अटैच हुए तो 2/4 इंटू 100 ना, कितना आ Yes, जाएगा ये आपका 2/4 इंटू 100 50%. 50%। तो 50% का मतलब ये है टोटल 4 मॉलिक्यूल है, 4 में से 2 तो अटैच हो चुके, तो 50% टिश्यूज के पास जा चुके, 50% अभी ब्लड के अंदर है ना। इजी, 4 मॉलिक्यूल है, 4 में से एक अटैच होगा तो 25, 2 होंगे 50, 3 होंगे 75 और 4 होंगे तो 100 हो जाएगी। फास्ट था। तो ये तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था। CO2 का ट्रांसपोर्ट देख लिया हम, कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट होगी। CO2 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने में बहुत इजी है। अब जैसे हमने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करा के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवाया था, ऐसे ही हम यहाँ पे CO2 की बाइंडिंग कराएंगे हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमो, इस नाम को याद रखना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें से हमने देखा था 70 से 75% किसके थ्रू जाता है, Bicarbonate. बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, और 7% प्लाज्मा, प्लाज्मा, और 20 से 25% आरबीसी, आरबीसी, ब्लड के थ्रू, आरबीसी, हीमोग्लोबिन के थ्रू, आरबीसी नहीं, हीमोग्लोबिन और आरबीसी। ठीक है, तो ये 20 से 25% तो क्या होगा, डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, कार्ब हीमोग्लोबिन बनाएगी और ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। प्लाज्मा वाली क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, तब ट्रांसपोर्ट हो जाती है। हमें अब समझना क्या पड़ेगा, बाइकार्बोनेट वाला समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन में तो था नहीं बाइकार्बोनेट वाला केस, तभी ये समझना है। तो ये अगेन वही चीज, यहाँ पे भी बाइंडिंग कैसे अफेक्ट करेगी, CO2 का पार्शियल प्रेशर, और O2 भी एक मेजर फैक्टर है जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, O2 की लो होगी, तभी बाइंडिंग होगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की। यस मैम, तो अब तो ये हम खुद से भी पता लगा सकते हैं कि अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो है, O2 की हाई है एल्वेलाई के अंदर, तो वहां पे डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, बताओ, डिसोसिएशन होगा ना। यस मैम, Yes, ma'am. CO2 की कम है, O2 की ज्यादा है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई लंग्स के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम रखवानी है ज्यादा रखवानी है, लंग्स में ज्यादा, ज्यादा, और एल्वेलाई के पास कम। कम, एल्वेलाई के अंदर कम होगी तभी तो ब्लड से निकल के एल्वेलाई में आएगी ना, ब्लड से एल्वेलाई में आएगी, ब्लड के Yes, अंदर ma'am. ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे इस चीज को तो कर सकते हैं ना, सिर्फ डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, हमें कहाँ से कहाँ भेजना है, तो उसी अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर लेना कि कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी, कर लोगे। Yes, ma'am. अब ये वाला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि हम लोग बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख के बता रही हूँ। ये मेरे पास टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ऑब्वियसली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ये मेरे पास ब्लड कैपिलरी है, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या, आरबीसी। यस मैम, तो दिस इज योर आरबीसी।
आरबीसी के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लाज्मा तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा के थ्रू कितना % CO2 चला जाएगा? 7%। 7%, है ना। और बाकी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना चला जाएगा? 20 to 25%। 20 से 25%। अब जो मेजर पोर्शन है मेरा, मेजर पोर्शन किसके थ्रू जाना है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। अब देखना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो एग्जैक्टली जाएगा कैसे। यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारे, दिस इज योर आरबीसी। आरबीसी के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्या होगा आपका यहाँ पे? आरबीसी के अंदर होता है वाटर। तो जैसे CO2 यहाँ से डिफ्यूज करके किसके पास आई? आरबीसी के पास आई, तो CO2 वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगी और CO2 प्लस H2 मिलके क्या बनाते हैं? H2CO3 बनाएंगे। ठीक है। अब ये H2CO3 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको ब्रेक कर देगा किसमें? HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में इसको ये आपका ब्रेक कर देगा। अब इस बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आपकी ये CO2 ट्रांसपोर्ट होगी। और अगर सिर्फ नॉर्मल हीमोग्लोबिन के केस में जाना है, कुछ हीमोग्लोबिन आएगा CO2 के साथ बाइंड करेगा, कार्ब हीमोग्लोबिन बना लेगा, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट में कुछ नहीं किया, सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया CO2 ने और क्या बना लिया? दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। और फिर इस कार्बोनिक एसिड को किसने ब्रेक करा दिया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने। एंजाइम याद रखना। और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज से क्या बना आपका? ये देखो, ये रही रिएक्शन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने H2CO3, H2CO3 से क्या बना? पहले H2CO3 बना, फिर आपका HCO3 नेगेटिव एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही H2CO3 से वापस क्या बनवा देगा? CO2 प्लस। क्योंकि हम जब लंग्स के पास आएंगे, एल्वेलाई के पास आएंगे, हमें इस बाइकार्बोनेट से CO2 वापस भी तो चाहिएगी ना। यस मैम, ये रिवर्सिबल हो जाएगा ना? यस रिवर्सिबल है, देखो सिंबल है। अगर रिवर्सिबल होगा ही नहीं तो फिर तो भाई हमारी जो CO2 हमेशा ब्लड के अंदर ही रह जाएगी, बाहर कैसे निकालेंगे? यस मैम। रिवर्सिबल नहीं करेंगे। बताओ, इतनी चीजें समझ में आई? यस मैम। अब एक चीज और सोचो, जैसे ही मेरे पास बाइकार्बोनेट बना ना, इस बाइकार्बोनेट के अंदर क्या होता है? आपका ये बाइकार्बोनेट यहाँ से डिफ्यूज होके आपका प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। आरबीसी से डिफ्यूज होके प्लाज्मा के अंदर। अब कुछ नेगेटिव चार्ज आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आया है, तो प्लाज्मा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू द आरबीसी। तो यहाँ पे एक आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या कराएंगे? आरबीसी के अंदर Cl नेगेटिव डिफ्यूज करा देंगे, जिसको हम बोलते हैं आपके क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज नॉन एज क्लोराइड शिफ्ट। किसके लिए? ये आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए। कहां से हमने क्लोराइड शिफ्ट को कहां से कहां कराया? प्लाज्मा टू आरबीसी कराया ना। यस मैम। बस याद रखना है। और ये Cl नेगेटिव वहां पे क्या करेगा? आपका आरबीसी के अंदर K पॉजिटिव इसको मिलेगा, उसके साथ बाइंड करके KCl बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा। चीज सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे H पॉजिटिव है, बहुत सारे H पॉजिटिव अगर इकट्ठे होते चले जाएंगे ऐसे ही तो आरबीसी तो एसिडिक हो जाना चाहिए। नहीं होता एसिडिक। ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है H पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही बाइंड कर करके ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ती। याद करो, बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट में हम लोगों को क्या कराना था? जो ऑक्सीजन था उसका डिसोसिएशन कराना था। उसके डिसोसिएशन के लिए H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए थी, नहीं चाहिए थी?
तो यहाँ पे तो H पॉजिटिव ऑलरेडी बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ही तो होना है, तभी तो O2 यहाँ पे जाएगा। तो हो गई नहीं हो गई है, खुद से वो कंडीशन क्रिएट H पॉजिटिव ज्यादा आ गए। यस यही H पॉजिटिव होता है जो डिसोसिएशन कराएंगे। और CO2 ज्यादा है यहाँ पे, CO2 आती जा रही है तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा। जी मैम। हो गई सारी चीजें क्लियर। अब इसी को पढ़ लो, क्या लिखते हैं आपको। पढ़ो CO2 from carb hemoglobin take place, CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues deliver होगा alveoli के अंदर। RBC contain a very high concentration of enzyme which is known as carbonic anhydrase, minute quantity of the same present in the plasma, तो उसकी कुछ अमाउंट प्लाज्मा के अंदर भी होती है। ये एंजाइम दो रिएक्शन करा सकता है क्योंकि हमने ये आपका HCO3 नेगेटिव कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, प्लाज्मा में ट्रांसफर कर दिया ना। तो प्लाज्मा के अंदर भी तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस चाहिए जो इसको बाकी H2CO3 में बनवाए, फिर वो H2CO3 CO2 वापस हमको दे दे। तो आरबीसी के अंदर भी एज वेल एज प्लाज्मा के अंदर भी चाहिए आपको। एट द टिश्यू साइड, जब ये टिश्यू के अंदर है, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, हाई है। CO2 जो होगा वो डिफ्यूज कर जाएगा किसके अंदर, टिश्यू से ब्लड के अंदर, और वहां पे आके क्या बना लिया इसने, बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव बनवा लिया। और फिर Yes, जब ये एल्वेलाई तक आएगा, एल्वेलाई के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अब ये HCO3 वापस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके H2CO3 और वापस से क्या बना देगा, CO2 प्लस H2 बना देगा। ठीक है, तो CO2 जो ट्रैप है किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एट द टिश्यू लेवल, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ तक, एल्वेलाई तक, और रिलीज आउट हो जाता है CO2 की फॉर्म में। वहां पे भी ऑक्सीजन भी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना ml ऑफ ऑक्सीजन ले जा रहा था, 4 ml CO2। यहाँ पे भी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 ही डिलीवर करता है एल्वेलाई तक। तो कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है इसके लिए भी। यस पता, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो तो देन हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स करके, फिर हमारा चैप्टर फिनिश। बोलो मैम आ गया समझ में। बाकी लोग। मैम आ गया। यस मैम। रेगुलेशन क्या, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हम देखना, हम प्लांट इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जितना भी पढ़ेंगे ना, हर जगह पे रेगुलेशन जरूर करेंगे, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा होगा। यस मैम। कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर ही रहा होगा ना। जैसे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है, तो पूरा कंट्रोल स्पाइनल कोड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है, जो सारी चीज को कंट्रोल करते हैं कि एग्जैक्टली हमें एक चीज देखना, लेट्स सपोज हम लोग दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करते टाइम हमको क्या क्या चीज चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, एटीपी बहुत सारा चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए, तभी तो जल्दी जल्दी फूड ऑक्सीडाइज होगा, एटीपी बनेगा। फूड ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिएगी। यस मैम, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। लंग्स को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, भाई जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ट्रांसफर करो। सर्कुलेटरी सिस्टम भी बढ़ाना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों हार्ट बीट बढ़ जाती है भाई, उसको हार्ट को बोलेंगे जल्दी जल्दी पंप करो, तभी तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी टिश्यूज को। बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, पसीना आने शुरू हो जाते हैं। तो एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करता है, नहीं करता है। यस मैम, लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड भी बनना शुरू हो जाता है। एक एक्टिविटी और बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर रही है, तो पूरा कुछ ना कुछ चीज तो होगी जो रेगुलेट कर ही रही होगी इस सबको। रेगुलेशन हमें रेस्पिरेशन में भी पढ़ना है कि एग्जैक्टली हमारा जो रेस्पिरेशन है, कहीं पे H पॉजिटिव हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, इस चीज को कौन रेगुलेट करेगा। मैं दौड़ रही हूँ तो हाई इंस्पायरेशन कैसे होगा, ये चीजें। ठीक है, पढ़ो। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। हमारी रेस्पिरेशन की जो रिदम है
उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मॉडरेट रखने के लिए एक एबिलिटी है टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, कि हमारे बॉडी टिश्यू की डिमांड क्या है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन होता है वो? मेडुलर रीजन में होता है आपके ब्रेन के, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज नोन एज मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर जो इस रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनादर सेंटर, एक और सेंटर होता है जो पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एंड इस पोन्स रीजन को हम बोलेंगे पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। तो दो सेंटर हो गए या नहीं हो गए? एक मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, एक पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। यस मैम। पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर को हम बोलेंगे क्या? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। जो भी आपका है वो भी क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करेगा। ठीक है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर, इन्हीं दोनों सेंटर से न्यूरल सिग्नल्स आएंगे जो क्या करेंगे? दैट कैन रिड्यूस द, हमारा इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर देंगे और हमारा रेस्पिरेटरी रेट इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Yes. साथ ही एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है। कीमो का मतलब होता है केमिकल सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। जो ये रिदम सेंटर है इन्हीं के एडजेसेंट मतलब समझते हो साइड में, उसी के पास में कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है जो कि सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 के लिए। कि भाई अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारी बॉडी का सिग्नल किसको जाएगा? इस कीमो सेंसिटिव एरिया सेंस करेगा कि हाई CO2 हो रहा है, और हाई CO2 होते ही क्या करेगा? इंस्पायरेशन के रेट को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? यस मैम। इंस्पायरेशन को बढ़ाएगा, एक्सपायरेशन को बढ़ाएगा? एक्सपायरेशन को बढ़ाएगा। तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया, अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो यह आपके रेस्पिरेशन के रेट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythmic center to make necessary adjustment. Respiratory process के अंदर जो भी adjustment चाहिए वो कराएगा, by which these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arc and carotid can also recognize changes in CO2 and send necessary signals to the rhythm center. The role of oxygen in the regulation, इसको लिख लो। देखो सबसे पहले लिखो केमिकल रेगुलेशन। दो टाइप के रेगुलेशन, एक तो कीमोसेंसिटिव एरिया वाला और एक न्यूरल वाला। तो दो टाइप के रेगुलेशन हो गए नहीं हो गए हमारे पास? एक केमिकल रेगुलेशन लिख दो इसको, और एक न्यूरल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन किसकी वजह से होता है? कीमो रिसेप्टर्स की वजह से। ये कीमो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे बताया इन्होंने? आयोटिक बॉडीज और अभी आयोटिक और कैरोटिड क्या होता है ना, जब आप लोग हार्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना वहां पे समझ में आ जाएगा। जो आपकी अयोटा होती है ना, वो अयोटा आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसके जंक्शन पे ये बॉडीज प्रेजेंट होती है, अयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज। इन अयोटिक और कैरोटिड बॉडीज के अंदर ही कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके जिसको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। किसको सेंस करेंगे ये? When excess H positive and CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन सब जैसे ही बढ़ेगी तो क्या करेंगे? स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर और पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर, उनको स्टिमुलेट करेंगे।
और उनको स्टिमुलेट करके क्या करा देंगे, एल्टर करा देंगे रेस्पिरेटरी रेट। और ब्रेन के किस पार्ट को जनरली सिग्नल देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। लिखो जल्दी से ये केमिकल रेगुलेशन, फिर आप लोगों को न्यूरल रेगुलेशन बता। मैम नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर की करना स्क्रॉल। हो गया मैम। अच्छा एक और चीज ना, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आ रहा है, इसका एक प्रोसेस का नाम होता है, दिस इज नोन एज हैमबर्गर फेनोमेनन। हैमबर्गर फेनोमेनन। ये भी लिख लेना। आ जाओ न्यूरल रेगुलेशन पे। न्यूरल रेगुलेशन में मैंने आप लोगों को दो सेंटर्स बताए, कौन कौन सा सेंटर बताया, भाई Medullary regulatory center and pons regulatory center. मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर एंड पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। अब मेडुलरी मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसके अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक होता है इसका डोर्सल पार्ट और एक होता है इसका वेंट्रल। डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। पीछे, और वेंट्रल आगे। तो ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, डोर्सल वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो वेंट्रल वाला है ना, ये दोनों कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को भी और एक्सपायरेशन को। इंस्पायरेशन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, रिलैक्स कराना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये किसको सिग्नल देगा, डायफ्राम को, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वेंट्रल वाला रीजन होता है ना, ये सिग्नल देता है किसको, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर हमें कभी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराना है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए भी वेंट्रल रीजन को ही, इसीलिए सबसे ज्यादा फंक्शन किस पे दिखा रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, बिकॉज ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा ही करेगा। पीवाईक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ रहा है इस पे, डोर्सल वाला रीजन इंस्पायरेशन कंट्रोल करेगा, वेंट्रल वाला फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और नॉर्मल वाला इंस्पायरेशन भी कर सकता है। लिखना है, लिख लिया, लिख लिया मैम। पॉन्स वाला जो मैंने रीजन, लिखा नहीं, पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर। पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर दो सेंटर आते हैं, एक सेंटर तो इन्होंने लिख के भी दिया है, न्यू टेक्सिक सेंटर, और एक होता है ए न्यूस्टिक सेंटर।
अब जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ना, इसका काम होता है इंस्पायरेशन को कंट्रोल करना। मतलब लेट सपोज बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन हो रहा है तो उसको लिमिट करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कौन सा पार्ट होता है जो इंस्पायरेशन को लिमिट करता है। तो ये आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो इंस्पायरेशन को लिमिट करता है, ठीक है। और एन्यूस्टिक सेंटर ये आपका डेप्थ कंट्रोल करता है, डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन कंट्रोल करेगा, डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। एंड इसके ऊपर एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर जो पोन्स है, पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाए तो क्या होगा। इंस्पायरेशन कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, इफ पोन्स बिकम हाइपर एक्टिव क्या होगा, जो आपकी, क्योंकि पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर एक इंस्पायरेशन को लिमिट कर रहा है और एक उसकी डेप्थ को कंट्रोल कर रहा है, तो ये ड्यूरेशन है इंस्पायरेशन की वो कम हो जाएगी ना। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बंद तो नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल इंस्पायरेशन नहीं हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। लिख लो इसको। हो गया। यस मैम। तो यही जो इन्होंने लिखा हुआ था ना, मैंने आप लोगों को इसको ऐसे शॉर्ट में करा के लिखवा दिया। अब डिसऑर्डर्स आ जाता है। डिसऑर्डर्स में फर्स्ट वन वी हैव एस्थमा। अस्थमा में क्या होता है आपका, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आने लग जाती है। एंड इसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकी और जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है अस्थमा के अंदर। एम्फाइसीमिया, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा, वही डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वगैरह ये सारे केसेस आएंगे। एंड जिसकी वजह से होता है सबसे ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, बिकॉज जो उसके अंदर वो निकोटिन होता है वो एल्वियोलर वॉल को डैमेज करता है। एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में जहाँ पे जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग वगैरह चलता रहता है, तो स्टोन का जो डस्ट होता है ना वो इनहेल कर लेता है जो इंडिविजुअल वहां पे रह रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट आपकी लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगा आके। हाँ। ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर करेंगे तो वहां पे वो इकट्ठा होने लग जाएगा आपका, जिसकी वजह से आपका फाइब्रोसिस हो सकता है, जो आपका फाइब्रस टिश्यू है उसके अंदर प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन ये सब हो जाएगा। एंड दिस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। तो इन सर्च इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स रहते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क वगैरह ये सब होता है, पहना दिया जाता है। ऐसे ही जैसे फाइब्रोसिस है, ऐसे ही सिलिकोसिस डिसीज होती है। सिलिकोसिस है, सिलिका का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। सुना होगा आप लोगों ने। डन यहाँ तक सबका। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब ये